हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि आपकी 11th क्लास के इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह, ग्रामेटिकल टॉपिक वगैरह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, द थ्री phases of the author's relationship with his grandmother before left the country to study abroad। तीन फेजेस, अवस्थाएं बतानी है आपको जो ऑथर का रिलेशनशिप था उनकी दादी के साथ बिफोर लेफ्ट, छोड़ने से पहले। क्या द कंट्री टू अब्रॉड, स्टडी अब्रॉड करने गए थे ना, उससे पहले तीन फेजेस जो थे वो आपको डिस्कस करने हैं। तो देखिए आंसर क्या है। द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर, क्या थे देखिए। फर्स्ट था इन द विलेज, विलेज के अंदर क्या रिलेशन था देखिए। व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल एंड द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी एंड वेंट टू स्कूल विद हिम। जब वो गांव में रहते थे उस समय जब लेखक स्कूल जाते थे, दादी उनकी मदद करती थी तैयार होने में और उनके साथ स्कूल भी जाती थी। ठीक है, क्योंकि उनके स्कूल के पास ही साथ में ही उनका मंदिर भी था, तो दादी वहाँ पे मंदिर पे स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इन द सिटी, सिटी के अंदर क्या हुआ, फिर वो सिटी में शिफ्ट हुए तब। वैन ही वेंट टू द सिटी स्कूल इन अ बस ही शेयर्ड अ रूम विद ग्रैंड मदर, तब वो दादी माँ के साथ रूम शेयर करता था, अपने लेखक करते थे। बट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, लेकिन वो उनकी स्टडीज़ में मदद नहीं कर पाती थी जो ग्रैंड मदर थी। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम की स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, थर्ड देखिए, अर्ली यूथ, मतलब जब वो यूथ अवस्था में हो गए, कॉलेज वगैरह शुरू हुए तब। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिम ओन, तब जब यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उनको खुद को एक अलग कमरा दे दिया गया अपने लेखक को। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और यहाँ पे जो उनका कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी टूट गया था। ये थ्री फेजेस है जो आपको लिखने हैं, राइट डाउन करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द थ्री रीज़न, तीन कारण बताने हैं आपको। वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की जो दादी माँ थी, यहाँ पे ऑथर्स, ऑथर करके अपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब पोजेशन शो कर रहा है। लेखक की दादी माँ वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन शी स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब शहर के स्कूल में जाने लगे तो लेखक की दादी ना क्यों डिस्टर्ब्ड हो गई थी, परेशान क्यों हो गई थी। द थ्री रीजन्स आर, तीन कारण थे। फर्स्ट था, शी कुड नॉट हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज़, पहली बात तो वो लेखक की उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की स्कूल थी, दादी माँ को इतनी आती नहीं थी। सी वॉज डिस्टर्ब टू नो दैट, एक तो वो डिस्टर्ब इसलिए हो गई ये जानकर, दैट देयर वॉज नो टीचिंग, कि वहाँ पे कुछ नहीं सिखाया जाता, ऑफ गॉड, भगवान से रिलेटेड, एंड द स्क्रिप्चर्स देयर, और उनके जो धार्मिक ग्रंथ उनके बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता। ये एक डिस्टर्ब करने वाली बात हो गई। थर्ड पॉइंट देखिए, सी वॉज एलर्जिक टू म्यूज़िक, उनको म्यूजिक से बड़ा ही नफरत थी, दादी माँ को म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। शी थॉट इट वॉज नॉट मीन्ड फॉर डिसेंट पीपल, ये सभ्य लोगों के लिए नहीं बना था, ऐसा उसका मानना था दादी का। एंड जेंटर फोक, यानी सभ्य लोगों के लिए नहीं बना था, ये दादी माँ का मानना था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलोट्स एंड बेगर्स, उनका मानना था कि इस पे तो हरलोट्स हैं, जो वेश्याएं होती है, और जो भिखारी होते हैं उनका एक अधिकार होते हैं, ऐसा मानती थी दादी माँ। और जो अपने लेखक थे कुसुम सिंह, उनको स्कूल में म्यूज़िक भी सिखाया जाता था। तो ये दादी के लिए डिस्टर्बिंग थिंग्स थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप, जब लेखक बड़े हो गए तो तीन तरीके बताए जिनसे उनकी दादी अपना दिन बिताती थी या निकालती थी। तो देखिए आंसर हो जाएगा, द थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप आर, कैसे बताते थे वो देखिए थ्री वेज। फर्स्ट है, सी लिव्ड अलोन इन हर रूम एज सी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली, एक तो कमरे में वो अकेली चुपचाप अपनी एकांतता को उसने स्वीकार कर लिया था, तो अकेली रूम में बैठी रहती थी, एक ये। दूसरा था, शी सैट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर, और वो प्रार्थना को दोहराते हुए ऊन काटती रहती थी अपने चरखे पे। ठीक है।
थर्ड था इन द आफ्टरनून, और दोपहर को वो क्या करती थी, शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर, और लगभग वो आधे घंटे तक पक्षियों को उधर दाना देती थी। ये 3 काम वो करती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द ऑड वेज, वो ऑड वेज अलग तरीके इन विच जिनके द्वारा द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड, मरने से पहले वो कौन से अलग अलग बिहेव कर रही थी दादी माँ, ये बताना है आपको। आंसर हो जाएगा जस्ट बिफोर हर डेथ, उससे मृत्यु से ठीक पहले द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू दैम, जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, उन्होंने रिफ्यूज़ मना कर दिया था, टू टॉक टू दैम, उनसे बात करने से मना कर दिया था। शी ले पीसफुली, वो चुपचाप सोई हुई थी, लेटी हुई थी, इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बैड्स, और माला जपते हुए चुपचाप प्रार्थना बोले हुए सो रही थी, ऐसा काम वो कर रही थी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। अब वो तरीका बताइए जिसके द्वारा जो स्पैरोज थे, चिड़ियाएँ थी, पक्षी थे, उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया था देयर सोरो, उनका दुख व्यक्त किया था जब लेखक की दादी माँ गुजर गई, मृत्यु हो गई, तब चिड़ियाओं ने अपना दुख कैसे व्यक्त किया। आंसर लिखोगे आप, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, सैकड़ों की मात्रा में चिड़िया साइलेंटली चुपचाप आके चारों ओर बैठ गई, डेड बॉडी के चारों ओर बैठ गई, जो लेखक की दादी थी उनके चारों ओर बैठ गई। देयर वॉज नो चॉपिंग्स, वहाँ पे कोई चॉपिंग मतलब किसी प्रकार की कोई चहचहाट नहीं थी। द ऑथर्स ग्रैंड मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू दैम, ऑथर जो ऑथर हैं, लेखक है कुसुम सिंह, उनकी माँ ने उनकी तरफ कुछ रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंके, दाना फेंका। दे टुक नो नोटिस ऑफ दैम, लेकिन जो स्पैरोज थे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एज सुन एज द ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स वॉज रिमूव्ड, जो ही दादी का जो पार्थिव शरीर था वो उठाया गया, हटाया गया वहाँ से, दे फ्लू अवे साइलेंटली, वो चुपचाप वहाँ से उड़ गई। दस द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सोरो, इस प्रकार पक्षियों ने अपना दुख व्यक्त किया था। अब आगे करते हैं अबाउट टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में क्या है वो देखते हैं। टॉक टू योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग, अपने साथी के साथ इसके बारे में बात करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। लेखक की जो दादी थी वो रिलीजियस पर्सन थी, एक धार्मिक महिला थी, किन तरीक़ों से हमें ये पता लगता है कि वो एक धार्मिक महिला थी। तो आंसर लिख देंगे हम, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ डीपली रिलीजियस लेडी, बड़ी गहरी धार्मिक महिला थी वो। सी विजिटेड द टेम्पल एवरी मॉर्निंग एंड रीड स्क्रिप्चर्स, वो विजिटेड हमेशा विजिट करती थी टेम्पल एवरी मॉर्निंग, और रीड स्क्रिप्चर्स और धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। एट होम सी ऑलवेज मम्बल्ड इनऑडिबल प्रेयर, और घर पे भी वो हमेशा मम्बल्ड इन मन में बुदबुदाती थी, इनऑडिबल धीरे धीरे बोलती थी प्रेयर को, इनऑडिबल इन जिसको स्पष्ट नहीं सुन सके प्रेयर को। एंड केप्ट टेलिंग द बेड्स ऑफ रोजरी, और अपने हाथ में जो माला होती थी वो जपती रहती थी। इवन वाइल स्पिनिंग एट हर स्पिनिंग व्हील, जब वो ऊन भी काट रही होती, शी वुड रिसाइड प्रेयर्स, तब भी वो प्रार्थना का उच्चारण कर रही होती थी। शी कंटिन्यूड प्रेइंग, और उसने प्रेइंग जारी भी रखी थी, एंड टेलिंग बेड्स टू हर रोजरी, और माला जपना जारी रखा था, टिल हर लास्ट ब्रेथ, अपने अंतिम सांस तक जो लेखक की दादी थी वो माला जप रही थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज। अब क्या हुआ कि आपको ये डिस्क्राइब करना जो रिलेशनशिप ऑथर और उसकी दादी माँ का था वो कैसे चेंज हुआ, और डिड देयर फीलिंग, क्या उनकी जो फीलिंग थी ईच अदर एक दूसरे के लिए वो भी चेंज हुई क्या, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आंसर होगा, द ऑथर वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज ग्रैंड मदर, पूरी तरीके से अपने दादी पे जो ऑथर थे वो डिपेंड थे, निर्भर थे। कैसे, शुरुआत में जब वो छोटे थे। सी वॉज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वो उसके जीवन का एक हिस्सा थी। द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप केम, उनकी ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट था, मुख्य मोड़ बिंदु कब आया, व्हेन दे वेंट टू सिटी, जब वो शहर चले गए। शी कुड नो लॉन्गर कंपनी हिम टू स्कूल एज ही वेंट देयर बाई बस, अब वो इसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि लेखक अपने स्कूल बस में जाते थे,
दे शेयर्ड द सेम रूम, वो शेयर करते थे, सेम रूम में रहते थे, बट शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, लेकिन वो उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी दादी। हाउएवर देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज, हालांकि उनकी फीलिंग एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी। दे स्टिल लव्ड ईच अदर डीपली, वो एक दूसरे को बहुत ही गहराई से प्रेम करते थे। शी वेंट टू सी द ऑथर ऑफ एट द रेलवे स्टेशन व्हेन ही वॉज गोइंग टू अब्रॉड, जब अब्रॉड जा रहे थे लेखक, तो वो उनको सी ऑफ करने आई। कौन? जब लेखिका सी ऑफ करने आई थी फॉर हायर स्टडीज, जब लेखक जा रहे थे, शी शोव्ड नो इमोशन, बट उसने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, लेकिन किस्ड हर फॉरहेड साइलेंटली, लेकिन उसने बड़े शांत भाव से जो लेखक थे उनके ललाट पे एक किस किया। The author valued that as perhaps the last sign of physical contact between them. अपने ऑथर ने ये सोचा कि ये उनका लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है शायद, क्योंकि ऑथर सोच रहे थे जब तक वो हायर स्टडीज़ करके आएंगे तब शायद दादी नहीं रहे। When the author returned, जब ऑथर लौटे, after 5 years, 5 साल बाद, she received him at the station, तो जो दादी थी वो उनको रिसीव करने स्टेशन आ पहुंची। She collapsed him in her arms, उसने दादी ने लेखक को अपनी आर्म्स इन भुजाओं में ले लिया, बाहों में ले लिया, गले लगा लिया। सो देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज, इस प्रकार उनकी जो फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए वो चेंज नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड यू एग्री, क्या आप सहमत हैं दैट कि द ऑथर ग्रैंड मदर, जो ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर, इफ यस गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस। अगर आप ये मानते हैं कि उनकी माता जो अपने चरित्र में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो कुछ इंस्टेंसेस, इन्हें उदाहरण दीजिए इस चीज़ को दिखाने के लिए। तो आंसर देखिए, क्योंकि वुड से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो जानते हैं आप यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया, यस और नो में आंसर शुरू करना है आपको। तो आंसर हो जाएगा यस, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, वो स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर थी, बिल्कुल एक मजबूत चरित्र वाली महिला थी। सी वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विद स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स, उनके बिलीफ्स जो विश्वास थे बहुत ही गहरे, स्ट्रॉन्ग, मजबूत थे। ऑल दो सी वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, हालांकि वो औपचारिक शिक्षा उनमें नहीं थी। सी वॉज अ सीरियस अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन, लेकिन वो लेखक की शिक्षा के बारे में बहुत ही गंभीर थी। सी वॉज अ डीपली रिलीजियस लेडी, वो गहरी धार्मिक महिला थी। हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग इन अ साइलेंट प्रेयर, उसके होठ हमेशा साइलेंट, एक धीमी प्रार्थना में हिलते रहते थे। सी वॉज अ काइंड लेडी, सी यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज, वो बहुत ही दयालु महिला थी, वो गांव में कुत्तों को भी ब्रेड खिलाती थी। इन द सिटी, और शहर के अंदर, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और तो शहर के अंदर वो चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी, उनको फीडिंग करती थी। Although did in years and weeks in body, she had strength of mind just before her death, और ये सब होते हुए भी, समय के साथ परिवर्तन होते हुए भी, मृत्यु से पहले भी, शी रिफ्यूज टू टॉक टू द मेंबर ऑफ द फैमिली एज शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम, मरते समय भी उन्होंने अपने परिवार वालों से बात करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू मेक अप फॉर द टाइम लास्ट इवनिंग व्हेन शी हैड नॉट प्रेयर्ड टू गॉड, और वो अपनी अंतिम रात्रि में भी भगवान से प्रेयर करना चाहती थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार वो एक बहुत ही रिलीजियस लेडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, क्या आप लेखक की दादी माँ के जैसे किसी और को जानते हैं? डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू समवन whom you have loved and lost, क्या आप ऐसा भी मानते हैं कि जिसको आप जानते हो और जिसको आपने इतना जानते थे और खो दिया, उनके प्रति आपकी भी ऐसी फीलिंग रही हो? ठीक है, तो आंसर लिखेंगे यस, आई हैव नोन माई ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे हम अपने दादाजी का लिख सकते हैं कि दादाजी को जानते थे। हु लव्ड मी डीपली, जो मुझे बहुत प्यार करते थे, डीपली, एंड लुक्ड आफ्टर मी, और मेरा ध्यान रखते थे। व्हेन आई वॉज स्कूल गोइंग किड, जब मैं स्कूल जाने वाला बच्चा था। ही वॉज स्टिल एक्टिव एंड स्मार्ट, तब वो बहुत ही चुस्त और दिखने में अच्छे और होते थे, मुझे मतलब साथ में चलते थे मेरे।
ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स। उस समय जब मैं स्कूल जाता था, दादाजी मतलब चलने के और बाहर वाले गेम खेलने के बहुत शौकीन थे। ही इंस्पायर्ड अस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो हमें इंस्पायर प्रेरित करते थे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। ही बिलीव्ड दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, कि एक स्वस्थ जो माइंड होता है उसी के अंदर एक स्वस्थ बॉडी में ही स्वस्थ माइंड रहता है। ठीक है, अगर मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। ही यूज टू गिव अस गुड फिजिकल एक्सरसाइज फॉलोड बाय मिल्क एंड न्यूरिशिंग फूड एंड देन आस्क्ड अस टू स्टडी फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू स्कूल। वो हमें अच्छा खाने को, दूध वगैरह अच्छा पोषण करने को कहते थे, फिर पढ़ने को कहते थे, और स्कूल जाने से पहले पढ़ने के बारे में बात करते थे। आई मिस हिम अलॉट, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। अ सेंस ऑफ लॉस फिल्स मी a sense of loss fills me whenever I see his portrait on the wall। जब मैं उनकी पोर्ट्रेट तस्वीर को देखता हूँ तो मुझे उनकी याद आती है। बट his cheerful looks remind me to take heart and fight the struggle of life। लेकिन जब मैं उनका चेहरा देखता हूँ तो चेयरफुल चेहरा देखता हूँ तो मुझे लगता है मुझे फाइट करनी चाहिए, अपने जीवन में जितने भी स्ट्रगल है उनसे फाइट करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। ठीक है, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टॉक टू योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग। ठीक है, विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड वाइल टॉकिंग टू ईच अदर। लेखक और उनकी दादी किस प्रकार की लैंग्वेज यूज करते थे जब वो बात करते थे। तो आंसर देखिए, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज नॉट मच एजुकेटेड, ज़्यादा शिक्षित तो वो थी नहीं उनकी दादी माँ। सो द ऑथर इज श्योर टू स्पीक टू हिज ग्रैंड मदर इन पंजाबी, क्योंकि खुशवंत सिंह पंजाबी थे तो नॉर्मल सी बात है कि वो पंजाबी में ही बात करते होंगे। सेकंड है विच लैंग्वेज डू यू यूज टू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली। आप अपने परिवार में जो भी बड़े हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे बात करते समय कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। आंसर लिखेंगे आई यूज़ हिंदी टू टॉक एल्डर रिलेटिव्स इन माई फैमिली। नॉर्मली अपने इंडिया में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉट इज़ द एक्सप्रेशन यूज्ड इन योर लैंग्वेज फॉर अ डेलिपिएटेड ड्रम। आपको ये बताना है कि जो ये डेलिपिएटेड ड्रम है इसके लिए आप लोकल लैंग्वेज में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। तो द एक्सप्रेशन यूज्ड इन आवर लैंग्वेज फॉर अ डेलिपिएटेड ड्रम इज फटा पुराना ढोल। ठीक है, फटा पुराना ढोल कहेंगे हम अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखिए, कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, ऑफ अ सॉन्ग, एक ऐसा गीत और पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग, जो घर आने पे गाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, फिल्मों में बहुत सारे गाने मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कोई भी गाना आप यहाँ से चुन सकते हैं, मेरा साजन घर आया हो राम जी, ऐसे बहुत से गाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके वर्किंग विथ वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोटिस द फॉलोइंग यूजेस ऑफ द वर्ड टेल इन द ऐसे। आपको टेल के डिफरेंट यूजेस दिए गए हैं, आपको ये पढ़ के पता लगाना है कि यहाँ पे किस सेंस में यूज़ हुआ है और इसके बेस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देखिए, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बैट्स ऑफ हर रोजरी। उसकी अंगुलियां माला जपते हुए रहती थी। अब देखिए, हर फिंगर्स वर बिजी, उसकी अंगुलियां बिजी थी टेलिंग बताते हुए द बैट्स, तो यहाँ पे बताना मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि वो माला जपती थी। तो इसके लिए परफेक्ट अपना जो मैच होगा वो होएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्या होगा, काउंट वाइल रिसाइटिंग, मतलब जब वो रिसाइट उच्चारण करती थी, बोलती थी, तो माला को, रोजरी को यूँ काउंट करती थी। नेक्स्ट देखिए, आई वुड टेल हर वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैंने उन्हें बताया, कहा, क्या कहा, वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में बताया, चीज़ों के बारे में बताया। तो यहाँ पे बताना, इन्फॉर्मेशन देना, एक सेंस क्या निकलता है, इन्फॉर्मेशन देना। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसको आप मैच कर लोगे डी से, गिव इन्फॉर्मेशन टू समबडी, किसी को जानकारी देना। नेक्स्ट देखिए, एट हर एज वन कुड नेवर टेल। एट हर एज, उसकी अवस्था में, वन कुड नेवर टेल, तो इसका अपने परफेक्ट मैच हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, बी श्योर। ठीक है, अब लास्ट एक ही बचा है, सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उसने हमें बताया कि उसका अंत पास में था, तो इसको मैच कर लोगे आप। कौन सा बचा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, मेक समथिंग नो टू सम वन इन स्पोकन और रिटन वर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नोटिस द डिफरेंट सेंस ऑफ द वर्ड टेक। टेक के जो अलग अलग सेंस में यूज़ हुए हैं वो देखने। यहाँ पे लिखा हुआ है टू टेक टू समथिंग, इसका मतलब होगा कि टू बिगिन टू डू समथिंग एज अ हैबिट, किसी काम को आदत के रूप में शुरू करना, ठीक है। और टू टेक इल, इसका मतलब हो गया सडनली बिकेम इल, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन होएगा अपना, नेक्स्ट दिया है, लोकेट दीज फ्रेजेस, इन फ्रेजेस को लोकेट करिए, पता लगाइए इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में, एंड नोटिस द वे दे आर यूज्ड, और किस वे में यूज हुई वो भी आपको बतानी है। तो देखिए दो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, टू टेक टू, मतलब इसका आपको सेंस किस सेंस में यूज करना, एज अ हैबिट के रूप में। सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, तो ये उनकी दादी की आदत बन चुकी थी कि वो कोर्ट यार्ड बगीचे में शहर वाले घर में चिड़ियों को खिलाती थी, ठीक है, वो आदत हो चुकी थी इनकी, ठीक है। टेक इल, इसका मतलब क्या पढ़ा हमने कि सडनली बिकेम इल, अचानक बीमार हो जाना। तो इसके लिए सेंटेंस अपनी टेक्स्ट बुक में, द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, द वर्ड होबल, जो होबल है मीन्स उसका मतलब है टू वॉक विद डिफ़िकल्टी, मुश्किल से चलना, बिकॉज कारण क्या है, क्योंकि द लेग्स एंड फीट आर इन बैड कंडीशन, क्योंकि पैरों की स्थिति कुछ खास नहीं होती, बैड कंडीशन होती है। टिक द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट ऑल्सो रेफर टू अ मैनर ऑफ वॉकिंग, अब आपको मैनर ऑफ वॉकिंग वाले इस बॉक्स में से वर्ड्स चुनने हैं, ठीक है। तो देखिए इनमें से जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से कौन कौन से, सीधे मैंने यहाँ लिख दिया आंसर है, एक सफल, स्ट्राइड, ठीक है, वर्डल, स्वेगर, इसको पढ़ेंगे हम स्वेगर, और ये है ट्रेज, इसको पढ़ेंगे ट्रेज, पढ़ेंगे डी साइलेंट है, ट्रेज, स्लॉग, ठीक है। ये वर्ड्स हैं जो क्या शो करते हैं, वॉकिंग के मैनर को शो करते हैं, चलने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट है थिंग्स टू डू, अब ये आपके दे रखा है ग्रैंड मदर के बारे में, ठीक है, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गुड बाय, जय हिंद।